अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 बॉटनी का कंटिन्यू है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है उसे इंट्रोड्यूस कराया था रुडोल्फ वॉन खोलर ने 1968 में। ठीक है, 1968 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म को कि सेल के अंदर मजीद एक और चीज है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जब उन्होंने इंटरनल डेप्थ स्टडी की सेल को, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, एक जेली नुमा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम उन्होंने दिया साइटोप्लाज्म। ठीक है, कब? 1968 में। आगे लिखा है, उन्होंने बताया कि ये जो मटेरियल है वो फ्लूइड निमा है। कैसा है? फ्लूइड है, लिक्विड है। बिटवीन किसके दरमियान? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो जब हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे तो हम उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो हमारे पास सेल है उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन और हमारे जो हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टूडेंट, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड बिल्कुल भरा हुआ है, एक लिक्विड है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है कि इन सम सेल, अब हमारे पास कुछ ऐसे सेल है जिसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। ठीक है, किस तरीके से? इनटू टू रीजन्स, दो चीजों की वजह कर, दो रीजन्स की वजह कर। द आउटर क्लियर पार्ट, जो हमारा क्लियर आउटर पार्ट है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यह हमारा जो सेल है, इस सेल के दरमियान पे एक न्यूक्लियस है। अभी इसका एक बाहर वाला हिस्सा है और एक करीब वाला हिस्सा है हमारे मेम्ब्रेन के दरमियान। तो जो नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाला जो हिस्सा है वो वेस्कस है। वेस्कस का क्या मतलब होता है? वेस्कस मतलब होता है स्टिकी लाइक, गम लाइक। ठीक है, आपने अगर ग्लू देखा हो, एक सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लू, जिसका अपोजिट आप कह सकते हैं कि वो वाटरी नहीं है। अगर हम वाटर को देखें कि वाटर भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वाटर भी हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है, लेकिन वाटर स्टक नहीं करता, वाटर चिपकता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत ज्यादा स्टकी है, बहुत ज्यादा चिपकने वाला है, गम है। ठीक है, तो वो कैसा है? जो करीबी हिस्सा है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो वेस्कस है। ठीक है, जिसे हम साइटोजेल कह रहे हैं। सही है, साइटोजेल, इसीलिए इसे साइटोजेल कहते हैं। ठीक है, जेल क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टिकी लाइक है, जिसे हम पहले इक्टोप्लाज्म भी कहते थे। तो पहले जो है इसे इक्टोप्लाज्म कहा जाता था, अब थोड़ा मॉडरेट किया गया, साइटोजेल कह रहे हैं, तो आप दोनों कह सकते हैं। इनर पार्ट की अगर हम बात करें, यानी जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है, नियर न्यूक्लियस, वो लेस वेस्कस है, यानी कि वो थोड़ा स्टकी है लेकिन कम स्टकी है। ठीक है, किसके बनिस्बत कम स्टकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करीब वाली लेयर के बनिस्बत। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो करीब वाला रीजन है, ठीक है, जिसे हम साइटोजेल कह रहे थे, इक्टोप्लाज्मिक, वो कैसा है? थोड़ा ज्यादा स्टकी है। उसके बनिस्बत थोड़ा लेस स्टकी है, थोड़ा लेस हमारे पास गमी है। वो कौन है हमारे पास? वो सॉल्यूशन कहलाता है साइटोसोल। ठीक है, यानी इंडोप्लाज्म। सही है, तो इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की बुक में। साइटोसोल और साइटोजेल का शायद जिक्र नहीं होगा, तो आपने इसको देखना है कि इसमें मॉडरेट करके बताया गया है, वरना ये इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म ही कहलाएगा। सही है, तो आपको दो रीजन के नाम बताए गए हैं स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब उस न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो दरमियान में क्या है? जेली लाइक है। ठीक है, लिक्विड है। अब उसी लिक्विड में जो हमारे पास करीबी न्यूक्लियस के है वो लैस है थोड़ा सा, यानी कि वो कैसा लैस है? थोड़ा स्टिकी नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है, कम स्टिकी है। लेकिन जो ज्यादा स्टिकी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है। सही है, अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा जब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। अच्छा, बात करें अगर इसकी केमिकल नेचर की, विच मीन्स केमिकल कंपोजिशन की, तो लिखा है ट्रांसलूसेंट है। कैसा है? ग्रैन्युलर लिक्विड है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट और हमारे पास एक ग्रैन्युलर लिक्विड है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, यानी इसमें एक्वस यानी सॉल्यूशन या लिक्विड की तादाद ज्यादा है। 90% ऑफ वाटर फिल है इसके अंदर। अच्छा, ये फॉर्म करता है एक सॉल्यूशन को जो कंटेन करते हैं फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स को। अब वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास? अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, साल्ट है, सम शुगर्स है।
तो ये तमाम कुछ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यही हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे कि प्रोटीन या लिपिड, आपको पता है कि प्रोटीन और लिपिड का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन और लिपिड जो है वो भी मौजूद है इनमें, लेकिन वो किस फॉर्म में है, जैसे कोलाइडल सेमी फ्लूइड की तरह। ठीक है, आपने सॉल्यूशन को पढ़ा होगा कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर मुख्तलिफ किस्म का है, हम उसे सॉल्यूशन भी कह रहे हैं, सस्पेंशन भी कह रहे हैं। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में अच्छे से समझा होगा कि हमारे पास बेसिकली जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन होमोजेनस है। जबकि हमारे पास जो सस्पेंशन है वो कैसा है, वो एक हेट्रोजेनस है। अब जो सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है, इसी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, स्टेट है, उसे हम जो है ना वो क्या कहते हैं, कोलिडल क्या कहते हैं, सेमी फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रोटीन और लिपिड, वो इसी सेमी फ्लूइड में मौजूद होते हैं। उसके बाद लिखा है अंडर ऑब्जर्वेशन इट जस्ट नॉट कंटेन लिक्विड पार्ट ओनली, इट आल्सो कंटेन ग्रैन्युलर पार्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब लास्ट में एक अहम चीज बताई गई है, वो ये कि साइटोप्लाज्म में हम जिक्र करें स्टार्ट से जेली लाइक सब्सटेंस, हम उसमें जिक्र करें लिक्विड, सॉल्यूशन, फ्लूइड। ठीक है, आगे बताया गया जब हमने अंडर ऑब्जर्वेशन की माइक्रोस्कोप में साइटोप्लाज्म की, तो हमें जो है ना सिर्फ लिक्विड पार्ट नजर नहीं आया, बल्कि एक और पार्ट नजर आया जिसके अंदर कुछ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर थे, यानी कुछ ऑर्गेनेलीज मौजूद थी, और उन्हीं ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे आपके पास है गोल्जी एपरेटियस है, जैसे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स है, और मजीद है आपके पास जो है वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं, जो ऑर्गेनेलीज हमें साइटोप्लाज्म में नजर आते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, पूरा एक पार्ट है, जो कि हमें पता चला था अंडर माइक्रोस्कोप में जब हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म को। सही है, तो साइटोप्लाज्म में दो हिस्सा, एक लिक्विड पार्ट है और एक ग्लैंड्यूलर पार्ट है। अब उसी जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज है उनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं, जिसे हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। कुछ ऑर्गेनेलीज को हमने डिस्कस किया, जैसे हमने प्लास्टिड को समझा था, गोल्जी एपरेटियस को यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा था। मजीद हमारे पास जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, साथ ही राइबोसोम्स और मजीद ऑर्गेनेलीज हैं जिसे पढ़ना अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसके रोल की तरफ कि फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म या रोल ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है। तो सबसे पहली चीज कि ये एक्टिव मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये एक्टिव मूवमेंट क्यों प्रोवाइड करता है और किस तरह प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले लिखा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल कंटेंट, सेल कंटेंट। सेल पे हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है, सब ऑर्गेनेलीज का कोई ना कोई फंक्शन है। सही है, अब उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शन को एक दूसरे से अटैच करवाने के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की, कुछ ना कुछ सेल कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, उनको तकसीम करने की नीड होगी। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें उसे मूवमेंट कराना पड़ेगा, तो वो मूवमेंट हमें फराहम करता है साइटोप्लाज्म, तभी एक जेली लाइक है। ठीक है, इसीलिए इसमें इतना ज्यादा जो है ना वो वाटर है, सॉल्यूशन है और लिक्विड पार्ट है। ठीक है, कि क्या करता है, मूवमेंट फराहम करता है। इसके साथ ही एक ऐसी सीट है ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, यानी हमारे जो ऑर्गेनेलीज की सेल में जो एक्टिविटीज हो रही होती है, ये वही रीजन है, वही जगह है जहां पर स्टूडेंट तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि हमारे पास किसकी एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके अलावा हमारे पास जो जितने भी प्रोसेस हैं, लाइक हमारे जो कैप्चर करना फिर कन्वर्ट करना है एनर्जी को, तो वो तमाम प्रोसेस इसी में हो रहे हैं। सही है, तो एनर्जी को कैप्चर करके कन्वर्ट करना क्लोरोप्लास्ट में, और वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, इधर ही मौजूद है। अच्छा, उसके बाद एक अहम फंक्शन लिखा है कि इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज इन वैक्यूल एंड अदर ऑर्गेनेलीज। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज को स्टोरेज करना या मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के अंदर किसी चीज को स्टोरेज करना, ये इसका फंक्शन है। अदरवाइज ये मॉडिफिकेशन करता है और साथ ही डिटॉक्सिफिकेट करता है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेट किसको कर रहा है, हमारे ऑर्गेनेलीज को। तभी तो ऑर्गेनेलीज जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है, इस साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ताकि साइटोप्लाज्म मूवमेंट फराहम करने,
मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के साथ साथ इसको डिटॉक्सिफिकेट करे, इसकी मॉडिफिकेशन करे। सही है, तो ये हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने कराया। फिर इनमें दो अहम रीजन है जिसे आपको याद रखना है। मे भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए साइटोजेल की और साइटोसोल की कि क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पर है, किस चीज का जिक्र है। फिर हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस किया कि कितने फीसद वाटर है, कितना फीसद इसमें लिक्विड है, कितना फीसद इसमें ग्रैन्युलर पार्ट है। तो ये तमाम चीजें, उसके बाद इसका कुछ रोल कि इसके फंक्शंस क्या है। वैसे इसके मजीद रोल है, फंक्शंस है, आपकी बुक में जो मेंशन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे अपने पहले साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को, जो कि हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, ये एक ट्यूब लाइक सिस्टम है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है किसका, लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन से बना एक मॉलिक्यूल है, उसका ही एक ट्यूब लाइक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक चैनल है, एक पाथवे है, जो कि बहुत ही एक्सटेंड है। कैसा है, बहुत ही एक्सटेंड है, फैला हुआ है। किस तरीके से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, उसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसे समझें तो जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास है सेल, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर हमारे पास फ्लूइड मौजूद है जिसे अभी हमने डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म और इस हमारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में एक एक्सटेंड हुआ हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक सिस्टम है, वही हमारे पास कहला रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, अब टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास ए ग्रैन्युलेटेड होते हैं, यानी स्मूथ। ठीक है, ग्रैन्युलेटेड यानी इसमें कोई दाने नुमा जो है ना वो चीज नहीं होती, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ई आर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर का क्या मतलब है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, और ग्रैन्युलेटेड या फिर रफ। ठीक है, ग्रैन्युलेटेड यानी दाने नुमा, यानी इसकी जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं है बल्कि कैसी है, इस तरीके से दाने नुमा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यूजुअली जो सेल होते हैं वो कंटेन करते हैं दोनों टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लेकिन डिफरेंट रेशियो में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के लिहाज से किसी भी सेल्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दोनों तादाद मौजूद होती है। सही है, यानी कि उसका फंक्शन जो है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल में उस फंक्शन की कितनी नीड है उसके हिसाब से हमारे पास वो स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो हमने समझ लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी जो हमारे पास ए ग्रैन्युलेटेड या जो ग्रैन्युलेटेड है, या अगर हम सिंपल कहें स्मूथ और रफ। अब इस स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये किस तरीके के हैं, क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले आपके पेपर में आ सकता है। राइट सम डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको ग्रुप में कुछ पिक्चर्स शेयर की थी। ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है वो इसके डिफरेंसेस फाइंड आउट करें, अपनी बुक में से भी लिख सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस आपने एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस शॉर्ट में आपने याद रखने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे लिखा है कि ये हेवीली कोटेड होते हैं किससे, राइबोसोम से ऑन आउटर सरफेस। सही है, इसी वजह कर हम इन्हें क्या कह रहे हैं, रफ कह रहे हैं, यानी ग्रैन्युलेटेड कह रहे हैं। तो ज्यादा तादाद में कोटेड होती है। कोटेड मतलब जैसे हमारा अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। राइट, अब इसके जो बाहर जो है ना, इसके सरफेस में इस तरीके से ग्रैन्युलेटेड जो है वो क्या है, हेवी कोटेड हुए हैं। कौन, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स भी हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जो राइबोसोम्स है वो इसके सरफेस के साथ बिल्कुल कोटेड हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, हेवली। इट अकर मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसाइज। अब इसका फंक्शन बताया गया है कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे जो राइबोसोम्स मौजूद है, वो राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। उसके बाद लिखा है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ सरफेस जो है यानी कि इसमें कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसका सरफेस देखें तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, कोई इसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल। अब ये एक ऐसा सेल है जो कि इसमें अब राइबोसोम्स तो है नहीं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ स्टीरॉइड्स को, जो हमारे पास फोस्फोलिपिड है उनको, कुछ ऑयल को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन सिंथेसाइज ऑफ ऑयल और फोस्फोलिपिड, वही बात स्टीरॉइड को बना रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल, सही है। तो हमारे पास दोनों के अपने अपने मुख्तलिफ और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो मौजूद है सेल के अंदर। अब यहाँ पर कुछ फंक्शन आपके पास लिखा है आपकी बुक में। तो सबसे पहले लिखा है हमारे पास सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। ये एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी कि राइबोसोम्स जो फराहम कर रहा है हमें, ये राइबोसोम्स कहाँ अटैच है, इन्हीं की लोकेशन में अटैच है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रोटीन को, ठीक है। लिखा है आगे RER, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है कौन, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रिस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन को परफॉर्म करने में। यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन लिखे हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शन में जो है ना वो ये दोनों कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, कुछ फंक्शन हमारे पास स्मूथ कर रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है कौन, SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन। प्रोवाइड कर रहे हैं ये पाथवे, यानी एक ऐसा रास्ता ताकि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सके हमारे पास वेरियस सब्सटेंस, सही है। तो हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज में गोल्जी एपरेटस को डिस्कस किया था स्टूडेंट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, हमने कहा था कि वो मजीद मॉडिफिकेशन करेगा, पैकिंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे, किसमें, रफ में, तो रफ से वो जो है ना वो ट्रांसफर होंगे स्मूथ में, स्मूथ ट्रांसफर करेगा गोल्जी बॉडीज के पास, पैकिंग होगी, पैकिंग वैकिंग होके जहां पे प्रोटीन की नीड है वो वहां पे मजीद ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी सब्सटेंस को इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। लिखा हुआ है प्रोवाइड पैसेज फॉर RNA, RNA को एक पैसेज फराहम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, किस चीज की डिटॉक्सिफिकेशन, मुख्तलिफ हार्मफुल ड्रग्स की, ठीक है, कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ दवाइयाँ ले रहे हैं, अद्वियात ले रहे हैं, तो उसके जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं हमारे सेल्स में, वो कौन कर रहे हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे हैं। आगे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करता है प्रोटीन को, ठीक है, जबकि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फिर वो गोल्जी बॉडीज, वही बात जो मैंने आपको समझाई कि वो पैकिंग का काम जो है वो कौन कर रहा होता है, गोल्जी एपरेटस कर रहा होता है, राइट। तो गोल्जी एपरेटस के पास प्रोटीन कैसे आया, प्रोटीन तो बन रहा है हमारे पास, किसके पास, प्रोटीन हमारे पास बन रहा है राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स जो है उसको एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तभी वो बेचारा रफ कहला रहा है। अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर कर रहा है स्मूथ को, स्मूथ जो है वो गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा, उसको देगा कि इसकी पैकिंग वैकिंग कर दो। तो इस तरीके से एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है, और वही ऑर्गेनेलीज आपस में जो है वो वर्क कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो चीज़ें उनके पास है, जो उनके पास सलाहियत है, कोई सपोर्ट फराहम कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, कोई हमारे पास प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने फर्दर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं राइबोसोम्स को, कि राइबोसोम्स कैसा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम्स बेसिकली होते कहाँ पर है। राइबोसोम्स हमारे पास जो है वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिस वजह कर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे होते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले राइबोसोम्स जो है उनको RNA कंटेनिंग बॉडीज भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी बॉडी जो ज्यादा अमाउंट में RNA को कंटेन करती है, ठीक है। क्यों, अब इसे हम डिस्कस करते हैं। इसके फंक्शन की वजह कर हाई कंसंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, देयरफॉर इट्स नेम सो राइबोसोम्स, ठीक है। हमारे पास जो ये राइबोसोम्स है,
अब इसे कहने कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज है, अभी हमें इसका नाम नहीं पता, सही। अब ये ऑर्गेनेली जो है इसके पास एक हाई कंसंट्रेशन होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की, ठीक है। ये कैसी बॉडी है जो आरएनए को ज्यादा कंटेन कर रही है, तो आरएनए को ज्यादा लेने की वजह कर ही हमने इसका नाम राइबोसोम्स रख दिया, ठीक है। तो इसका नाम राइबोसोम्स किसकी वजह कर है, आरएनए की वजह कर है कि ये ज्यादा अमाउंट में हाईली कंसंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड को कंटेन करती है, इस वजह कर इसका नाम है राइबोसोम्स। अब आगे लिखा है दिस स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर को बताया गया, आपने इसको किस तरह डिफाइन करना है अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, तो सबसे पहले आपने राइबोसोम्स की हेडिंग लगाई, उसके बाद आपने बता दिया कि राइबोसोम्स है क्या, साथ ही आपने बताया कि इसका नाम आरएनए क्यों है। उसके बाद आपने एक और हेडिंग लगानी है, वो लगेगी स्ट्रक्चर की हेडिंग, कि हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है इसका। सबसे पहला स्फेरिकल है, ग्रैन्युलर है यानी कि ग्रैन्युलर कैसा, दाने नुमा। उसके बाद नॉन मेम्ब्रेनस यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, कि आपसे अगर इसका कोई फंक्शन पूछे तो क्या है कि ये प्रोटीन को बनाता है। दैट्स वाई, इस वजह कर क्या करते हैं हम इसे जो है वो नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज का, कि ये एक ऐसा प्रोटीन फैक्ट्री है। उसके बाद लिखा है इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इसकी लोकेशन क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है, सही है। लेकिन जबकि हमें ये बात पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोकैरियोट सेल में नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, यानी जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उनकी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता, ठीक है। तो जब उनके सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता तो फिर राइबोसोम्स किसके साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर है उनकी बॉडी में भी राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन फ्रीली, ठीक है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो मौजूद है नहीं, तो वो किसके साथ अटैच होगा, फिर वो इधर उधर फ्रीली घूम रहा होता है, सही है। लेकिन हम यूकैरियोट की बात करें तो इसके सेल में हमारे पास कुछ फ्रीली भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, सही है। तो यहाँ ये आपको मिल गई इसकी लोकेशन, सही है। ये हो गया फंक्शन, ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, और ये फंक्शन और ये लोकेशन, सही है। कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, प्रोकैरियोट्स में ये सेल के अंदर फ्रीली होते हैं क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वहां मौजूद नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली भी होते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होते हैं, और प्रोकैरियोट में फ्रीली होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये भी इसकी लोकेशन में आएगा कि ये ना सिर्फ सेल्स में बल्कि हमारे पास मजीद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ना सिर्फ एक सेल के अंदर किसी हमारे पास जो सेल है उस सेल में एक अलग से ऑर्गेनेली है, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी ये ऑर्गेनेली मौजूद होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स क्या है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे तब हम सही से इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि उसके अंदर मैट्रिक्स लाइक कोई स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। एंड ऑल्सो इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी स्ट्रोमा तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, उसके अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होता है, सही है। अच्छा, द साइज ऑफ राइबोसोम्स, अच्छा ये भी आप स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं या एक साइज की हेडिंग लगा के लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स का जो साइज होता है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट सेल में तो वो 70 तक है, ठीक है, यानी कि स्मॉलर है, और यूकैरियोट में जो है वो लार्जर देन प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट करता है इक्वल अनइक्वल यूनिट को। अब ये आप इसके जो है ना वो स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अनइक्वल यूनिट में होता है, या आप लिख सकते हैं यूनिट्स की हेडिंग, यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो इसके दो यूनिट है, ये कंसिस्ट करता है अनइक्वल यूनिट को, जिसमें से एक लार्ज होता है एक स्मॉलर होता है। लार्ज जो सब यूनिट है स्टूडेंट वो हमारे पास डोम शेप का होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो हमारे पास स्मॉलर है वो सब यूनिट कैप शेप का होता है, यानी एक फ्लैट सरफेस होता है, सही है। राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर रहा होता तब तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन
जैसे ही ये प्रोटीन को बनाना शुरू करता है, अपना फंक्शन शुरू करता है, तो ये अटैच होता है दोनों एक साथ, ठीक है, यानी दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़कर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। सही है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज, जब प्रोटीन को बनाया जा रहा होता है उस दौरान राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA के साथ। सही है, mRNA क्या है? मैसेंजर ऑफ RNA। सही है, तो हमारे पास RNA की जो है ना वो tRNA होता है। सही है, उसके rRNA होता है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसपोर्ट RNA। तो जो मैसेंजर RNA है उसके साथ राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं कब? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज। सही, जब प्रोटीन बन रहा होता है उसी दौरान। क्यों? ताकि वो क्या कर सके? सिंथेसाइज कर सके नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन को। मुख्तलिफ आइडेंटिकल प्रोटीन को बनाने के लिए वो अटैच हो जाता है mRNA के साथ। अच्छा, जब वो मुख्तलिफ हमारे पास mRNA के साथ अटैच होता है मुख्तलिफ आइडेंटिकल प्रोटीन को बनाने के लिए, तो ऐसे में हम उसे पॉलीसम्स कहते हैं। सही है, तो आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है कि ये पॉलीसम्स है क्या। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको समअप करें तो हम बात कर रहे थे इसके यूनिट्स की, कि ये यूनिट जो है वो 2 यूनिट पर कांस्टेंट होता है, 2 यूनिट होते हैं अनइक्वल, जिसमें से एक लार्ज है एक स्मॉलर है। सही है, लार्ज वाला डोम शेप का है, स्मॉलर फ्लैट है कैप शेप का है। जब ये दोनों जो है वो अटैच नहीं होते तब कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, या आप ये कह लें जब इनको प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करना होता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करना होता, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है, अपना अपना रहते हैं। लेकिन जब इनको पता है कि अभी हमने अपना काम करना है तो फिर ये क्या करते हैं? अपनी टीम को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़ने के बाद अटैच होने के बाद अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। प्रोटीन को बनाने के दौरान ही जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाता है mRNA के साथ, मैसेंजर RNA के साथ। क्यों अटैच होता है? ताकि वो मुख्तलिफ आइडेंटिकल प्रोटीन को बना सके, और यही अमल हमारे पास पॉलीसम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज द केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन, राइट, कि हमने बात की अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की तो ये केमिकली जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के भी होते हैं। सही है, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस है हमारे पास और प्रोटीन, यानी न्यूक्लियो मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, अब न्यूक्लिक एसिड यानी जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए और डीएनए, तो इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो है आरएनए। तो 40% ऑफ आरएनए और 60% ऑफ प्रोटीन से मिलकर ही एक राइबोसोम्स बनता है। अब देखिए कैसी बात है कि प्रोटीन जो है वो कौन बना रहा है? हमारे पास राइबोसोम्स बना रहा है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, जबकि राइबोसोम्स खुद भी एक प्रोटीन से बना है। ठीक है, तो राइबोसोम्स एक प्रोटीन से ही मिलकर बना है, यानी कि 60% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ आरएनए मिलता है, तो एक हमारे पास राइबोसोम्स बनता है, और राइबोसोम से रिस्पॉन्सिबल है मजीद प्रोटीन को बनाने में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा है दे आर मेड अप ऑफ 50 और मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रोटीन। अब इसके अलावा मजीद 50 या उससे जायद मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन जो है वो भी जो है वो शामिल होते हैं इसे बनाने में। किसको? राइबोसोम्स को। तो आपने डिस्कस करना है इसके सबसे पहले नाम के ऊपर डिस्कशन करनी है कि इसका नाम जो है वो क्यों राइबोसोम्स है। उसके बाद स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, फंक्शन किया, लोकेशन की, साथ ही हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन की। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज राइबोसोम्स। ठीक है, यानी कि आरएनए कंटेनिंग बॉडीज भी बोलते हैं हम इसे। तो राइबोसोम्स को समझ लिया हमने और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मजीद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।